नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले इस सीरीज़ को केवल कर चले जाते हैं तो आप काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करते हुए एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं महत्वपूर्ण तथ्य भारत के भूगोल के। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ज्ञानास्त्र लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ में भारत का भूगोल। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत की अवस्थिति की बात। तो भारत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में जो दक्षिण एशियाई देश हैं उसमें भारत का स्थान है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्या होता है? ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखा जाती है। तो यहाँ से हम उत्तर और दक्षिण दो भागों में पृथ्वी को बांट दिया जाता है, माना जाता है ऐसा। उसके बाद इंग्लैंड का जो ग्रीनविच जगह है, जहाँ से हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को नापते हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं ईस्ट जोन और वेस्ट जोन। यानी ग्रीनविच के जो पूर्व दिशा में है वो पूर्वी और पश्चिम में है वो पश्चिमी। इस तरीके से जो भारत है वो आपका नॉर्थ और इस हिसाब से ईस्टर्न, तो नॉर्थ ईस्ट जोन में यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए तो अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की इसकी बात करेंगे। तो अक्षांश यानी कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स इस तरीके से। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें यहाँ द्वीपों को भी मिला लेंगे तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर वो आपसे पूछ कैसे रहा है, वो अगर बोल रहा है द्वीपों के साथ अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 4 मिनट से है, और अगर वो नॉर्मली पूछेगा तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से। अगर वो पूछे भारत की स्थल सीमा का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट से है। ठीक है, उसके बाद देशांतरीय विस्तारों की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, चलिए अब क्षेत्रफल की बात कर लेंगे। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विश्व में 7वां स्थान है। चलिए तो अब ये भी एक बार देख लेते हैं कि शुरू के जो 6 देश हैं वो कौन से हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं आपके। तो पहला हो गया आपका रूस, फिर हो गया आपका कनाडा, फिर हो गया आपका चीन, उसके बाद आपका आ जाता है USA संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आ जाता है आपका ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आपका मेरा भारत महान। ठीक है, तो इसका 7वां स्थान है। और 7वां स्थान जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कवर करता है, 2.4% भूभाग। ये कई बार आपसे पूछा गया है। संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भारत करता है, और ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। ठीक है, आपसे जो आंकड़े दिए होते हैं तो वो पूछता है जब, तो बोलता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से ये चीज़ बताएं। ठीक है, चलिए तो अभी मानक समय की हम बात कर ही रहे थे, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम की, GMT। ठीक है, तो वो कितने पर है? जैसे अभी हमने भारत का देखा था देशांतर, 82 डिग्री 32 पर हमारा जो मानक समय है वो लिया जाता है GMT से, जो 5.5 घंटे आगे है। और ये जो भारत का समय है, जैसे हमारा यहाँ आता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो लगभग ये आपका 30 डिग्री का अंतर है। तो 15 जब हम बीच में आए तो हमारा कितना आ गया, 82 डिग्री 32 मिनट्स। तो यहाँ से हमारा मानक समय ले लिया गया जो भारत का है, जो कि उत्तर प्रदेश में नैनी कहाँ पर है, प्रयागराज में, मिर्ज़ापुर आदि से गुजरता है। आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि भारत का जो मानक समय है, ठीक है, वो
कहाँ से गुजरता है, तो वो या तो आपको नैनी दिया होगा या मिर्ज़ापुर दिया होगा, जो भी दिया हो आप उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो भारत का मानक समय है, यानी कि इंडियन मेरिडियन टाइम। ठीक है, तो अब ये जो इंडियन मेरिडियन टाइम है, ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से यानी कि जीएमटी से कितना आगे है, ये 5.5 घंटे आगे है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपका पूछा गया है। और ये हम निकालते कैसे हैं, ये हम डिग्रीज़ के हिसाब से निकालते हैं। कैसे, वो अपन आगे देखेंगे वैसे। लेकिन वैसे 1 डिग्री में आप 4 मिनट आगे बढ़ते हो या 4 मिनट पीछे जाते हो। तो अभी मैंने बताया था आपको, अगर पूर्व में आप बढ़ोगे तो आपका टाइम प्लस होता है, और अगर पश्चिम की साइड जाओगे कहीं ग्रीनविच मेरिडियन से, तो टाइम आपका माइनस होगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए, तो अब ये जो भारत मानक समय रेखा है, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि यूपी एमपी की छतरी आंध्रा में उड़ी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। देख लेते हैं एक बार। यूपी एमपी की छतरी, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। वैसे ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ें, अगर आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आप किसको कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप कोई स्टेट्स करते हैं या आप वर्ल्ड मैप करें, तो आप हमेशा चीज़ें या तो नॉर्थ टू साउथ करें। अगर ऊपर से नीचे है तो आप नॉर्थ टू साउथ जाएं या साउथ टू नॉर्थ जाएं। बीच बीच में से कंट्रीज़, या जैसे अब हम इंडिया की बात करेंगे तो स्टेट्स ना उठाएं। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं या वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो एक सीक्वेंस में चलें, जिससे कि आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। जैसे कभी होता है ना, हमें याद नहीं रह पाता कि छत्तीसगढ़ था या झारखंड था, तो अगर आप एक सीक्वेंस में चलेंगे तो आप वहाँ पर मिस नहीं करेंगे। तो जैसे कि अभी हम आए तो हमने देख लिया यूपी एमपी, फिर छत्तीसगढ़ आ रहा है, इसके नीचे यहाँ पर देखिए उड़ीसा आ रहा है, और फिर आंध्र प्रदेश आ रहा है। तो वो ईजिली हो जाएगा, या फिर आप नीचे से चलें अगर आपको नीचे से कन्वीनियंट है तो। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, ये हमने देख लिया 5.5 घंटे आगे होता है। कैसे, 1 डिग्री पर 4 मिनट का फ़र्क आता है। ठीक, कैसे आता है और हम ज्योग्राफी के डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे। अच्छा, कर्क रेखा जो है, अब ये तो आती है भारत की मानक समय रेखा। उसके बाद कर्क रेखा भी भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपकी कहाँ आती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, मकर रेखा आती है 23.5 डिग्री साउथ में। तो कर्क रेखा भी आपकी लगभग बीचों बीच से जाती है। तो अब कर्क रेखा की बात करेंगे तो ट्रिक इसके लिए भी, लेकिन जाएंगे नहीं, हम सीधे सीधे देखेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे, देखिए गुजरात, फिर आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और अब यहाँ आ जाइएगा आप त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, टोटल 8 राज्यों से आपकी होकर गुजरती है। राजस्थान, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या मिज़ोरम। अगर हम कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम की बात करेंगे तो वो त्रिपुरा में है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश की। अच्छा, पड़ोसी देश में एक तो ये चीज़ कि पड़ोसी देश हैं कौन कौन से, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो बाउंड्री है वो सबसे लंबी किससे शेयर करते हैं, फिर किससे। तो उसके लिए ये एक ट्रिक है जो बहुत अच्छी सी है, और इसमें जिस हिसाब से बाउंड्रीज हम शेयर करते हैं बड़े से छोटे के क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ है। ये ट्रिक है, बचपन में MBA किया। ठीक है, तो बचपन, इससे कुछ नहीं है, फिर MBA। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो सबसे लंबी जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चीन के साथ करते हैं, क्योंकि ये जो तिब्बत वाला रीजन है ये भी चीन में ही आता है। ठीक है, उसके बाद आप पाकिस्तान, फिर नेपाल, उसके बाद म्यांमार, ठीक है, भूटान
और उसके बाद सबसे छोटी यहाँ ये लद्दाख से टच होती है अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। वैसे मैप पर ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत के शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपके सीधे पुट किए जाते हैं। 5 राज्य बताएं, इन्हें अवरोही क्रम में लगाएं, इन्हें आरोही क्रम में लगाएं। ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। ठीक है, अच्छा, अब आपकी जो कोस्टल बाउंड्रीज होती हैं इसको लेकर क्वेश्चन आता है। तो अब अगर गोवा की बात करेंगे और अगर वो पूछेगा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी गोवा आएगा, लेकिन इसमें केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड नहीं है। अगर राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर अंडमान निकोबार आता है कोस्टल बाउंड्रीज को लेके, और सबसे छोटा जो होता है वो पुडुचेरी होता है। लेकिन अगर वो सिर्फ राज्यों की बात करेगा तो गुजरात सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है 5 तट। सबसे पहले तो आपके जो तट वाले राज्य हैं वो हैं कौन कौन से, देखिए यहाँ से देख लीजिए आप। गुजरात आ गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, फिर आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए, यहाँ ये आपका हो गया गोवा। उसके बाद आपका ये देखिए दमन दीव था, अब ये दादरा नगर हवेली दमन दीव हो गया है। उसके बाद आपका ये अंडमान निकोबार वाला रीजन, फिर आपका लक्षद्वीप आ जाता है और आपका पुडुचेरी आ जाता है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें मिला लेते हैं तो। ठीक है, तो अब अगर आपके सारे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, तो अंडमान निकोबार है, और सबसे छोटी किसकी है, तो पुडुचेरी है। लेकिन अगर वो सिर्फ राज्यों में पूछेगा तो फिर आपका है गुजरात और फिर लास्ट में गोवा। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए अंडमान निकोबार, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरीके से इनका ये कुछ क्रम है। चलिए, अच्छा, अब अगर हम भारत की लंबाई देखेंगे उत्तर से दक्षिण तो वो है आपकी 3214 किलोमीटर, और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो वो है आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, अब वो आपसे ये पूछता है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो खाली अगर आप स्थल सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि की जो तटरेखा है उसकी लंबाई की बात करेंगे, यानी कि ये जिसमें कोई भी अभी आइलैंड्स नहीं है, तो मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वो है आपकी 6,100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो द्वीपों सहित जो है वो है आपकी 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर कुल सीमा कितनी हो गई फिर 15,200 प्लस 7,516 यानी कि 22,716 किलोमीटर, जिसमें कि द्वीप स्थल सब कुछ मिलाए हुए हैं। अच्छा, अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिले की हम बात करेंगे, अभी हमने स्टेट्स की बात की थी, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा आ जाता है गुजरात में कच्छ, और अगर हम सबसे छोटे की बात करेंगे तो वो आ जाता है आपका माहे। ठीक है, ये है केरल में और ये है क्या, पुडुचेरी का भाग है। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब हम कुछ चैनल्स देख लेते हैं। चैनल क्या होता है कि वहाँ पर पानी का जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है, बट वो 2 जगह को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो होता क्या है, तो अब कुछ चैनल्स हैं जो पूछे जाते हैं कि ये चैनल्स किस किस के बीच में है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 डिग्री चैनल। अच्छा, आप ये समझ लीजिए ये चैनल्स आएंगे कैसे। जब हम ये विषुवत वृत्त की बात करेंगे तो यहाँ आपका 0 डिग्री है, यहाँ से आप ऊपर की चलेंगे 1 2 3 4, यहाँ से करते करते आप 90 डिग्री आते हैं, यही चीज़ आपकी नीचे होती है। ठीक है, तो अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात कर रहे हैं तो यानी कि विषुवत वृत्त से जब हम ऊपर इंडिया की तरफ चल रहे हैं तो आपका यहाँ से इस तरीके से आपका 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री ऊपर ऊपर आता जाएगा। अभी हमने देखा था ना 8 डिग्री 4 मिनट,
और यहाँ 37 डिग्री हो गया। तो यानी आप जब 8, 9, 10 आ रहे हैं तो वो ऊपर ऊपर चीज़ जाती जा रही है। ठीक है, तो अब 8 डिग्री की बात करेंगे आप, तो 8 डिग्री चैनल यहाँ पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री थोड़ा सा आपका यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो 8 डिग्री किस किस के बीच है आपका? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। ठीक है, यानी इंडिया से नीचे आपकी दो मालदीव और मिनिकॉय जो पड़ते हैं कंट्रीज़, इनके बीच में आपका है 8 डिग्री। उसके बाद फिर आप ऊपर बढ़े 8 डिग्री 4 मिनट, अब इंडिया आ चुका है 9 डिग्री पर आ गए। तो फिर आपका क्या बचा? नीचे आपका आया अब मालदीव, फिर आपका आया मिनिकॉय, अब इंडिया आ रहा है। इंडिया तो जब 9 डिग्री की बात चलेगी तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ठीक है, अब 10 डिग्री की बात करेंगे तो 10 डिग्री पर आ गए तो हम यहाँ अंडमान निकोबार पर पहुँच गए हैं। तो 10 डिग्री में अंडमान निकोबार का, अच्छा अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो सबसे नीचे जो आता है ये देखिए बहुत सारे द्वीपों से मिला है, ये कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अंडमान और निकोबार की जब आप बात करेंगे तो अंडमान का जो लास्ट है वो लिटिल अंडमान है, जिसको छोटा अंडमान भी बोलते हैं, और निकोबार का आपका जो पहला वाला है वो कार निकोबार है। तो जब आपने 10 डिग्री पर आए तो आप लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रैंड चैनल, ये आपका ग्रेट निकोबार, इसके और नीचे आता है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ है आपका? इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया के कई सारे आइलैंड्स हैं, उसमें आपके जैसे जावा, सुमात्रा। तो अब ग्रैंड चैनल की बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य है। फिर डंकन पास की बात करेंगे तो डंकन पास आपका दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। जैसे अंडमान की आप बात करेंगे तो देखिए 4 वो आते हैं, उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और फिर लिटिल या छोटा अंडमान। ठीक है, तो अब हमने अगर डंकन पास की बात की है तो डंकन पास आपका कहाँ रहा है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान की। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका आ गया 10 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से आप कोको द्वीप की बात करेंगे तो अब यहाँ उत्तरी अंडमान हुआ, उसके ऊपर आप ये देखेंगे यहाँ उत्तरी अंडमान फर्स्ट था इसका, यहाँ इसके ऊपर म्यांमार आ जाता है। तो म्यांमार का ही एक आइलैंड है कोको, तो यहीं पर ही कोको द्वीप है। तो ये उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में हो गया आपका कोको द्वीप या कोको चैनल, सॉरी। उसके बाद हम पाक स्ट्रेट की बात कर लेते हैं। पाक स्ट्रेट तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, यहाँ पर आपका पम्बन द्वीप पड़ता है। ठीक है, राम सेतु आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि श्री राम जी की स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी के विस्तार की बात करेंगे तो पौंडीचेरी का विस्तार जो है वो, पौंडीचेरी तो मुख्य है ही, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी है। इसका विस्तार जो है वो आपका 3 राज्यों में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में इसके 2 आपके नाम से आता है, एक तो पौंडीचेरी, एक कराईकल। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं पौंडीचेरी और ये देखिए यहाँ कराईकल। ठीक है, उसके बाद यनम की बात करेंगे तो यनम है आपका आंध्र प्रदेश में, ये रहा। उसके बाद केरल की बात करेंगे तो केरल में माहे है, जो कि हमने माहे अभी देखा था, हमारा सबसे छोटा जिला जो है वो माहे है। ठीक है, सबसे बड़ा था कच्छ। चलिए अब बात कर लेते हैं माउंटेन रेंजेस। उसमें सबसे पहले हिमालय की बात करेंगे, फिर देश के बाकी भी पर्वत देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी आपको हिमालय की पता ही है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, लेकिन ये है कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, अच्छा देखिए ये तो हमारा क्लियर होता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी में लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो अगर देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका है K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, और एक हमारी होती है कंचनजंगा। ठीक है, ये हमारी है सिक्किम में। तो अब लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि K2 सबसे ऊंची है, तो देखिए K2 ऊंची तो है, लेकिन K2 जो है वो POK वाले पोर्शन में, यानी कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें है। तो अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेंगे तो हम कंचनजंगा को मानते हैं। ठीक है,
तो वो आप वैसे ऑप्शंस के हिसाब से देखिएगा कि हमें किसको मानना चाहिए। वैसे हिमालय की अगर हम 5 सबसे ऊंची चोटियों की बात करेंगे तो वो सबसे पहले आपकी हो गई एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपकी कंचनजंगा, ठीक है। फिर आपकी मकालू आ जाती है, ये भी आपकी नेपाल में है। फिर आपकी धौलागिरी आ जाती है, ये भी आपकी नेपाल में है। मतलब मोस्ट ऑफ दी जो है वो आपकी नेपाल में ही है। ये भी नेपाल, ये भी नेपाल, ये भी नेपाल में। उसके बाद आती है आपकी अन्नपूर्णा, ठीक है। और यहाँ हिंदुकुश रेंज में यहाँ पर पड़ता है आपका नंगा पर्वत। उसके बाद आपकी ये आती है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कई बार क्या है कि क्रम पूछ लिया जाता है कि इनको पूर्व से पश्चिम में लगाएं या पश्चिम से पूर्व में लगाएं। तो बेसिकली वो जो क्रम पूछा जाता है आपसे वो इन चोटियों का पूछा जाता है। तो एक बार हमें ना, ये आपका पश्चिम है, ये आपका पूर्व है, तो एक बार देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले धौलागिरी आ जाती है, फिर अन्नपूर्णा आती है, फिर आपकी मंसालू आ रही है, ठीक है। फिर शीशपंगना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ओयू भी नहीं है। फिर आपकी आती है मकालू, और फिर आपकी आती है कंचनजंगा, ठीक है। तो धौलागिरी, और ये पश्चिम से पूर्व है। धौलागिरी हो गया आपका, अन्नपूर्णा हो गई, फिर आपकी मंसालू है, ठीक है, और फिर आपकी मकालू है, और फिर कंचनजंगा है। और अगर K2 की बात चलेंगे तो K2 और आपकी इधर आ जाती है। और नंगा पर्वत की बात होगी तो नंगा पर्वत उससे भी पहले है। तो ये आपका पश्चिम से पूर्व है। अब आप इस हिसाब से देख लें, अगर वो पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो ये आपका क्रम उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ हम अगर टोटल में देखेंगे तो एवरेस्ट के बाद K2 आएगा, ठीक है। एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा है, क्योंकि ये पीओके वाले पोर्शन में। अच्छा, नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ देखेंगे कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और भूटान, या इसको असम हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपका एग्ज़ाम में असम हिमालय के नाम से आता है। तो ये आपका नदियों के हिसाब से जो हिमालय को डिवाइड किया जाता है उसको हम इन नामों से जानते हैं। अब वो आपसे ये पूछता है कि जैसे कश्मीर हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच में है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, सिंधु सतलज, इसके बीच में आपका कश्मीर हिमालय है। फिर सतलज और काली नदी के बीच में पंजाब है। काली और तिस्ता, इनके बीच में आपका नेपाल हिमालय है। और तिस्ता और दिहांग, दिहांग यानी कि आपकी ब्रह्मपुत्र, इसके बीच में आपका भूटान या असम हिमालय है, ठीक है। तो अगर आपको ये नदियां याद हैं, सिंधु सतलज काली तिस्ता दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र। सिंधु सतलज के बीच में कश्मीर, सतलज काली के बीच में पंजाब, काली तिस्ता के बीच में नेपाल, और तिस्ता दिहांग के बीच में भूटान या असम हिमालय, ठीक है। तो ये है नदियों के हिसाब से हिमालय का विभाजन, ठीक। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए रेंज देख सकते हैं कि कौन कौन सी रेंज है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, फिर पीर पंजाल। अच्छा, इसके लिए जो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल हैं, इनके लिए ये क्वेश्चन आता है कि इनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं कलेजा पी, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है कि ये चारों जो माउंटेन रेंज हैं, और ये कई बार पूछा जाता है आपका कि इन्हें उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर लगाएं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए धौलागिरी हो गई, है एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, ये हम देख चुके हैं, ठीक। अब अगर हम अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे तो देखिए, तो ये पटकोई जो भूम, ये जो श्रेणी है, ये देख सकते हैं आप, ये आपके आ रही है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है।
उसके बाद आपकी गारो खासी जयंतियाँ आपकी पड़ती हैं मेघालय में। फिर आपकी ये मणिपुर की पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ पे ये नागा पहाड़ियाँ हो गई नागालैंड में, मीज़ो पहाड़ियाँ हो गई मिज़ोरम में। और यहाँ आप देख सकते हैं अराकान योमा श्रेणी, हिमालय का जो म्यांमार में विस्तार है उसको हम अराकान योमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम और देख लेते हैं। अब अरावली पर्वत श्रेणी की बात आती है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपकी दिल्ली से शुरू होती है और ये गुजरात तक फैली होती है। ठीक, उसके बाद इसकी जो सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे, गुरु शिखर है, कई बार पूछा गया है। तो जो इम्पोर्टेंट जो श्रृंखलाएं हैं उनके आपको जो हाईएस्ट पीक हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और देख लेंगे, होता क्या है, जो हिमालय है वो बेसिकली आपने पढ़ा होगा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वृहद, लघु और शिवालिक। ठीक है, शिवालिक यानी जिसको हम आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के, तीनों जो हिमालय हैं इनके बीच में, यहाँ पे बीच में घास के मैदान होते हैं। तो जो वृहद और लघु के बीच में घास के मैदान है, यहाँ पर आपका जो जगह पड़ती है वो आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है और उत्तराखंड पड़ता है। तो यही जो मैदान है इनको जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे आपने गुलमर्ग पढ़ा होगा। ठीक है, और उत्तराखंड में इसे बुग्याल के नाम से या बयाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही जो मैदान है, अगर हम लघु और शिवालिक के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पर हम इन्हें दून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो रेंजेस हैं, बाकी हम हिमालय जो पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं। अब अगर आप देखिए अरावली पर्वत की बात करेंगे, इसमें मेन जो आता है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के लिए आता है या फिर सीक्वेंस के लिए आता है। तो क्या होगा, अरावली पर्वत के बाद आप यहाँ विंध्याचल देख सकते हैं और इनके बीच में जो आता है वो आता है मालवा का पठार। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है, अरावली पर्वत, अरावली के बाद मालवा का पठार, मालवा पठार के बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और यहाँ अमरकंटक से आपकी निकलती है नर्मदा, और यहाँ से ही आपकी ये ताप्ती जाती है, वो अमरकंटक से नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर नर्मदा भ्रंश घाटी बनाती है। ठीक है, भ्रंश घाटी का मतलब क्या है, जब पानी कई टाइम तक बहता है तो वहाँ पर वो एक गड्ढा बना लेता है जो बहुत गहरे होते हैं, तो उस गर्त को हम भ्रंश घाटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अरावली हो रहा है, फिर मालवा पठार आ रहा है, फिर आपका विंध्याचल पर्वत आ रहा है, उसके बाद आपकी नर्मदा भ्रंश घाटी आ रही है, और उसके बाद आता है आपका सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, ये एक सीक्वेंस बना। उसके बाद आपकी ये जो महादेव, मैकाल, राजमहल, कैमूर, ये सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनको आपको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम पश्चिम से पूर्व चल रहे हैं। सबसे पहले महादेव हो गया, फिर मैकाल हो गया, फिर ये आपकी राजमहल हो गई या फिर राजगिरी आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका ये मलयगिरी आ गया। ठीक है, ये आपका जो रीजन हो गया, ये हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, छोटा नागपुर का जो पठार है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। उत्तर वाला जो है वो आपका हजारीबाग पठार, और जो नीचे वाला है वो रांची पठार के नाम से जाना जाता है। किसकी राजधानी है रांची, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और ये जो रांची है, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका खनिजों की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, तो रूर का मतलब क्या है, जो जर्मनी में रूर और राइन नदियों का क्षेत्र है, तो वो खनिजों की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भारत का रूर कहा जाता है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं सतपुड़ा पर्वत की, जो कि आपका नर्मदा भ्रंश घाटी और ताप्ती भ्रंश घाटी के बीच में है। ठीक है, अभी हमने देखा था विंध्य पर्वत, विंध्य के बाद नर्मदा भ्रंश घाटी, फिर आपका सतपुड़ा आता है, और उसके बाद ताप्ती भ्रंश घाटी आती है। भारत में ये एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब अगर हम बात करेंगे इसकी पश्चिम से पूर्व 3 पहाड़ियाँ हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ये हो गई महादेव, ये हो गई मैकाल। ठीक है, अच्छा, महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसके बाद यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन कई बार आपसे वो राजपीपला भी पूछ लेता है पश्चिम से पूर्व में लगाने के लिए। तो अगर आपको राजपीपला, महादेव,
मैकाल, ये तीनों दी हुई हैं। तो सबसे जो पश्चिम में आएगा वो राजपीपला होगा, या पूर्व से पश्चिम लगाएंगे तो मैकाल, महादेव और राजपीपला होगा। राजपीपला भी यहाँ पर आपका कहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ देखेंगे ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट बोलते हैं, और इसी को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सह्याद्री इनमें से कौन सा पर्वत है, आपको सतपुड़ा दे देगा, विंध्याचल दे देगा, अरावली दे देगा और पश्चिमी घाट दे देगा, तो वेस्टर्न घाट की जो श्रृंखला है उसको आप सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में है ये कलसूबाई, जिसको हम महाराष्ट्र का एवरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अहमदनगर जिले में है ये कलसूबाई चोटी, ठीक। उसके बाद आप और नीचे आ जाएंगे तो आपकी यहाँ ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कौन कौन से राज्यों में हैं, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपकी हो गई तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है। उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं तो ये अनायमुड़ी ग्रंथि पड़ती है। अच्छा, अब ग्रंथि का मतलब क्या होता है, पर्वतीय ग्रंथि, यानी कि जहाँ पर 2 या 3 पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिल रही हों उसको हम ग्रंथि बोलते हैं। तो ये जो अनायमुड़ी ग्रंथि है ये 3 पर्वतों से मिलके बनती है, ठीक है। उत्तर में इसमें मिलता है अन्नामलाई, यहाँ का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, उत्तर से मिलेगी। फिर दक्षिण में आपकी आ जाएगी कार्डामम, कार्डामम यानी कि इलायची पहाड़ियाँ, कहाँ पर हैं आपकी, केरल में, ठीक है। और उत्तर पूर्व की ओर से यहाँ पर मिलती है पालनी, ठीक है। अच्छा, और पालनी में ही आपका कोडाई कैनाल हिल स्टेशन है वो पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर आपका ये महेंद्रगिरी पर्वत है, ठीक। उसके बाद ये आपका यहाँ पर मलयगिरी पर्वत है, ये दोनों आपके उड़ीसा में, ठीक। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं। अच्छा, और अगर आप अब सह्याद्री की भी बात करेंगे तो यानी वेस्टर्न घाट को हम 2 पार्ट्स में, बीच में इसमें कहीं थोड़ा सा गैप आता है, कहाँ पर आता है, पाल घाट केरल में, ठीक है। अभी हम दर्रों की बात करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि पाल घाट जो है वो दर्रा केरल में पड़ता है। तो पाल घाट में, पश्चिमी घाट में थोड़ा सा गैप आता है, तो वहाँ से हम उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसके उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो आपका कलसूबाई हो गया, जिसे अभी हमने महाराष्ट्र का एवरेस्ट बताया। और अगर आप दक्षिणी सह्याद्री की बात कर लेंगे तो फिर आपके यहाँ पर अन्नामलाई हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो आपका ये अनायमुड़ी आ जाता है, ठीक है। हिमालय पर स्थित कुछ प्रमुख ग्लेशियर देख लेते हैं। तो काराकोरम रेंज पर है आपके सियाचिन, ससाइनी, हिस्पर, बेयाफू, बालतोरा, चोमुलुंगमा। कंचनजंगा कहाँ, सिक्किम, वहाँ पर है आपका जेमू ग्लेशियर। उत्तराखंड में है गंगोत्री, मिलाम, चूराबाड़ी, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। चलिए अब भारत के कुछ प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं। इसमें सीधा यही आता है कि ये दर्रा इसको या तो राज्य से मिला है या फिर ये किसको जोड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका काराकोरम, लद्दाख में है ये। अच्छा, पहले ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब आपने देखा है ना ज़्यादातर जो पोर्शन है तो अब ये वाला जो पोर्शन है वो जम्मू कश्मीर हो गया है और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका लद्दाख हो गया है, ठीक है। तो अब ये लद्दाख में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये, 5664 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद खारदुंगला लद्दाख में है ये लेह से सियाचिन जाने के लिए रास्ता है। जोजिला जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। मल्टीपल टाइम आपका पूछा गया है, जो भी ये ध्यान रखिएगा, जो किसी को किसी से जोड़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब जिसके स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं। तो श्रीनगर और लेह के लिए जोजिला हो गया। पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में, ये कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंछ ज़िले से जोड़ता है, ठीक है। बुर्जिल हो गया आपका जम्मू कश्मीर। श्रीनगर और कश्मीर का जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें ये गिलगित और स्कर्दू को जोड़ता है। तो इसमें आपका इतना डिटेल में नहीं आएगा, ये आएगा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है या फिर आएगा श्रीनगर को स्कर्दू से जोड़ता है, ठीक है। शिपकीला हिमाचल प्रदेश में, ये शिमला और तिब्बत को जोड़ता है।
रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में, ये पीर पंजाल रेंज के जो दोनों ओर रहने वाले लोग हैं उनको जोड़ रहा है, यानी कि ठीक है, जो आपकी पीर पंजाल रेंज अभी बताया था मैंने, तो उसके साइड के जो दोनों तरफ के लोग हैं उनके लिए ये पास है। फिर उसके बाद बारालाचा हो गया, ये हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल और लेह को जोड़ता है। ठीक है, वहाँ पे एक ज़िला है लाहौल स्पीति, तो उसको और लेह को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद लिपुलेख की बात कर लेंगे, उत्तराखंड में है, तो ये आपके पिथौरागढ़, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, उसके बीच में ये दर्रा है। दर्रा यानी कि पास, यानी कि एक रास्ता, पहाड़ों में से जो रास्ता निकलता है उसको हम पासेस बोलते हैं। ठीक है, या फिर ला बोलते हैं। ठीक, जैसे कि हम खारदुंग ला, जोजिला, ठीक है, उसके बाद बुर्जिल, ये बुर्जिल हो गया, बारालाचा ला, ठीक है, नीति ला, माना ला, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है आपका नीति, उत्तराखंड में है, ये मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का मार्ग देता है। ठीक है, मानसरोवर यात्रा, कैलाश यात्रा आपने सुनी होगी, रक्षाबंधन के समय पे होती है। उसके बाद मानाला या डूंगरी ला, इन दोनों में से कुछ भी आएगा, उत्तराखंड में है ये, और भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर है, यानी इन दोनों के बीच में रास्ता बनाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका नाथुला, सिक्किम, बहुत पूछा जाता है, मेनली आपके ये स्टेट मैच करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। जिलेपला भी आपका सिक्किम में है और ये भी चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। उसके बाद बोमडीला आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में ऊपर की साइड पड़ेंगे वो आप तिब्बत जा रहे हैं, राइट में अगर आप आते जाएंगे तो वो चीज़ आपकी म्यांमार जा रही है। ठीक है, उसके बाद यांग्याप, अरुणाचल प्रदेश, ये चीन जाने का मार्ग है, ऊपर चले गए ना आपका चीन तिब्बत वाला जो पोर्शन है। फिर आपका दिफू आ गया, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, ये म्यांमार की सीमा पर है। ठीक है, यानी कि आप देखिए, आप अरुणाचल प्रदेश ऐसे होता है और आपका ऐसे ऐसे आता जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप तिब्बत जाने के मार्ग की बात करें, यानी कि आप बोमडीला, ठीक है, फिर आपका यांग्याप आ जाएगा, उसके बाद आपका दिफू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पंगसाप आ जाएगा। इस तरीके से आपके ये पासेस बने हुए हैं। पंगसो, ये भी आपका देखिए म्यांमार की सीमा पर है। फिर आपका तवांग आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ये एक बौद्ध बहुल क्षेत्र है। फिर तुजू आ गया आपका मणिपुर, मणिपुर आपका यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आपका मिज़ोरम आ जाएगा, फिर आपका इधर त्रिपुरा आ जाएगा जो कि बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो तुजू आपका आ गया मणिपुर में। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये आपके साउथ के हैं, थालघाट, भोरघाट, ये आपके दोनों महाराष्ट्र में है। थालघाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है और भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, नासिक, मुंबई, पुणे। उसके बाद पालघाट आ गया आपका, ये केरल में है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि वो जो गैप पड़ता है वहाँ से सह्याद्री 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये कोयम्बटूर को कोचीन के बीच में है, उनसे कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद पीपली घाट जो है वो राजस्थान में है, ये कहाँ पर है, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। राजस्थान में वही पर्वत श्रृंखला है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी दर्रा होगा तो अरावली पर ही होगा। चलिए अब देख लेते हैं भारत की कुछ नदियाँ, इनके उद्गम, अंत एवं इनकी लंबाई। तो आप लंबाई पर भी थोड़ा सा फोकस करिएगा, जिससे आपको ये याद रहे कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है, कौन सी भारत में कितनी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंधु नदी की। सिनका बाब मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ज़्यादातर एग्जाम में ये मानसरोवर ही दिया होता है इसके उद्गम के लिए। ठीक है, ये जब मैच में आता है, मैच द फॉलोइंग में, या सही के लिए आता है कि कौन सा सही है। ठीक, इसका अंत कहाँ पर होता है, अरब सागर में गिरती है ये इस साइड। ठीक, उसके बाद इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है टोटल, जब ये मानसरोवर से निकलती है और पूरा भारत में होते हुए फिर पाकिस्तान में होते हुए गिरती है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1134 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये पूरी भारत में होती तो ये गंगा से ज़्यादा हो जाती, गंगा की है 2525 किलोमीटर, तो ये ज़्यादा हो जाती, तो इस वजह से ये बड़ी हो सकती थी, लेकिन अभी ये भारत में ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं है। उसके बाद झेलम की बात करेंगे, शेषनाग वेरीनाग झील से निकलती है, ये चिनाब नदी में मिलती है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, पहले नदियाँ झेलम, रावी, ये चिनाब नदी में मिलती हैं, और उसके बाद जो चिनाब है वो सतलज में जाके मिलती है। ठीक है, और फिर वो सतलज झेलम में मिलकर फिर ये आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो चिनाब बारालाचा दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अभी हमने देखा था कहाँ गिरती है ये, आपकी पंजाब पाकिस्तान में। ठीक,
ये 960 किलोमीटर है। फिर उसके बाद रावी आ जाती है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, इसका उद्गम है, चिनाब नदी से मिलती है ये। व्यास कुंड रोहतांग दर्रा से निकलती है। सतलज हरी के निकट, यानी जो आपका पंजाब है, ठीक है, वहाँ पर ये सतलज से मिलती है। उसके बाद सतलज नदी राकस ताल से निकलती है, ये भी मानसरोवर के पास से, ठीक, और ये चिनाब नदी में मिल जाती है जाके। चलिए, गंगा गोमुख हिमानी ग्लेशियर से यानी गंगोत्री के निकट से निकलती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2525 इसकी लंबाई है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी, पवित्र नदी भी है। यमुना यमुनोत्री हिमानी बंदरपुच्छ दिया जाता है इसका, और ये किस में मिलती है, गंगा में आके मिलती है, 1375 किलोमीटर है। उसके बाद रामगंगा, ये मुख्य हिमालय श्रेणी से निकलती है, ये भी गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है गंगा में, ये कन्नौज में मिलती है। फिर घाघरा की बात कर लेंगे, नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसातुंग हिमानी है, हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, ठीक है, वहाँ से निकलती है। और सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर ये गंगा नदी से मिलती है घाघरा। गंडक की बात कर लेंगे, ये नेपाल से निकलती है और पटना के समीप ये गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि बिहार में, ठीक है। उसके बाद सोन की बात करेंगे, सोन अमरकंटक से निकलती है, पटना के समीप ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। और ये जहाँ पर गंगा नदी में मिलती है वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है। फिर बेतवा की बात करेंगे, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और हमीरपुर के समीप ये यमुना नदी में मिलती है। इसका लोगों को कई बार गलत करके आते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मुझे लगता है कि बेतवा जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, लेकिन वो यमुना की है, ठीक है। फिर नर्मदा हो गई, ये अमरकंटक से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, आपने देखा होगा मैप में, यहाँ आपकी खंबात की खाड़ी पड़ती है, यहाँ पर आपकी नर्मदा और ताप्ती दोनों गिरती हैं। और इन दोनों की खासियत है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है। यहाँ से अमरकंटक से निकली, यहाँ पर बह गई नर्मदा। तो ये आपसे कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग है, तो नर्मदा और ताप्ती हैं। ताप्ती आपकी बैतूल जिले से निकलती है, ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए, ब्रह्मपुत्र देख लेते हैं। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है तथा अरुणाचल में इसे दिहांग कहा जाता है, ये भी मानसरोवर से निकलती है। तो मानसरोवर से आपकी कौन कौन सी निकल रही हैं, इंडस निकल रही है, सतलज निकल रही है और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। देखिए, इसकी भी 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन भारत में 916 है, ठीक है। उसके बाद कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में, ये हिल स्टेशन है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, ठीक है। यहाँ से आएगी और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। आप ज्योग्राफी की डिटेल्स जो वीडियो होंगे, डिटेल्ड वीडियो, उसमें आप पूरा रिवर अच्छे से पढ़ लेंगे। ये फिर देखते हैं गोदावरी। गोदावरी आपकी नासिक से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए, अब बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख नहरों की। इसमें आपका स्पेसिफिकली स्टेट से ज़्यादा आपका नहर और नदी पूछी जाती है कि ये नहर कौन सी नदी पर बनी हुई है, ठीक है। हम स्टेट वाइज करेंगे, तो तमिलनाडु में देख लेते हैं, कावेरी डेल्टा नहर कोलेरून रिवर पर है ये, और ये कावेरी की ही एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर है। अच्छा, पेरियार की एक बात देखिएगा, ये केरल में इस नदी का बहुत सारा भाग रहता है, तमिलनाडु में इसका थोड़ा सा ही पोर्शन है, लेकिन पेरियार जो परियोजना है वो तमिलनाडु की है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि लोग बाग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेरियार जो है वो केरल में बहती है, ठीक है, लेकिन परियोजना जो है वो तमिलनाडु की है। उसके बाद मेट्टूर परियोजना, ये भी आपकी कावेरी नदी पर है। तो कावेरी से रिलेटेड जो ज़्यादातर चीज़ें आ रही हैं वो तमिलनाडु पर है, ऐसे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। केरल में मालमपुजा बांध, वालायर, यलाशर नहर, ये दोनों मालमपुजा नदी पर हैं, वालायर भी मालमपुजा पर है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा की नहर, गोमती गोदावरी तथा गोदावरी की शाखाएं इन पर है, गोमती पर है, गोदावरी पर है और गोदावरी की शाखाओं पर, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से क्या देखा, कावेरी की बात होगी तो तमिलनाडु पर आ जाएगा, मालमपुजा केरल हो गया, गोदावरी की बात चलेगी तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कृष्णा की बात चलेगी तो आंध्र प्रदेश होगा। कृष्णा डेल्टा की नहर, कृष्णा सिंचाई योजना कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। पंजाब में देख लेते हैं, सरहिंद नहर, भाखड़ा नहर, नागल बांध नहर,
बिस्त दोआब नहर ये सब सतलज रिवर पर है। फिर ऊपरी दोआब नहर और पूर्वी नहर ये रावी नदी पर है। हरियाणा में देख लेते हैं, पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर दोनों यमुना नदी पर है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, पूर्वी यमुना और आगरा नहर ये यमुना नदी पर है। ठीक है, देखिए अब पूर्वी यमुना नहर और आगरा नहर ये यमुना नदी पर है, और पश्चिमी यमुना और गुड़गांव ये भी यमुना नदी पर है, लेकिन ये हरियाणा में है। ऊपरी गंगा निचली गंगा गंगा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। शारदा नहर शारदा नदी, बेतवा नहर बेतवा नदी कहाँ, झांसी में। ठीक है, अब बिहार की बात कर लीजिए, पूर्वी सोन पश्चिमी सोन, सोन नदी की जब बात आएगी तो बिहार, अभी बताया ना, जहाँ पर सोन गंगा से मिलती है पटना के पास, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। उसके बाद त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर है। चलिए अब भारत की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में वुलर, डल, पेंगोंग, सो मोरारी, शेषनाग। झीलों में आपसे सीधा सीधा स्टेट से मिलाने के लिए आएगा। ठीक है, उत्तराखंड में देख लीजिए रूपकुंड, राकसताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल। ज़्यादातर ताल जो हैं वो आपके उत्तराखंड में हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपकी चंद्रा झील, खजियार, रेणुका झील। राजस्थान में हो गए आपके सांभर, फतेह सागर, पंचभद्र, राजसमंद, नक्की झील, पिछोला झील बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछोला कई बार पूछी गई है, डीडवाना, फिर आपकी पुष्कर। ठीक है, और यहाँ से आपके भीमताल, राकसताल बहुत बार पूछे गए हैं, एक आपकी खजियार झील। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होती हैं, उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। चलिए अब हरियाणा की बात कर लेंगे। सूरजकुंड, ब्रह्म सरोवर। मणिपुर में लोकटक झील मल्टीपल टाइम पूछी गई है। सिक्किम की सांगमी झील। कर्नाटक में कुकराहली झील। उड़ीसा की चिल्का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक लैगून झील है। लैगून क्या होता है ये पढ़ेंगे आगे हम डिटेल में। आंध्र प्रदेश का हुसैन सागर, महाराष्ट्र की कोयना, गोवा की माएम, तमिलनाडु की येरकाउड झील, ये सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बेसिकली इनमें आपका परियोजना और वो किस नदी पर है या फिर लाभान्वित राज्य कौन से है ये पूछा जाता है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित है। कॉल डैम परियोजना सतलज, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी ये भी सतलज पर, हिमाचल प्रदेश। सलाल चिनाव पर, अच्छा सलाल पर, सलाल भी है चिनाव पर। एक आपकी दुल्हस्ती और एक और है आपकी बगलीहार। ठीक है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट हैं जो चिनाब नदी के लिए पूछ ली जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, उसके बाद आपका है रेहंद, रेहंद नदी पर। माता टीला ये आपकी बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। फिर तवा परियोजना जो है ये भी आपकी मध्य प्रदेश में है। तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक, ये आप देख सकते हैं जल विद्युत शक्ति और सिंचाई पर है। उसके बाद टिहरी बांध परियोजना भागीरथी तथा भीलांगना नदी के संगम पर है, ये उत्तराखंड में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, मल्टीपल टाइम्स ये पूछा गया है, गुजरात पर है। जायकवाड़ी गोदावरी नदी महाराष्ट्र। दुर्गापुर बैराज दामोदर नदी पश्चिम बंगाल। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक। घाट प्रभा घाटी परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक। हिडकल परियोजना ये भी घाट प्रभा नदी है कर्नाटक। भीमा परियोजना ये पावना नदी महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भारत में रेलवे जोन की। इस मैप से ज़्यादा वो आप यहाँ से आप ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे। देखिए ये हमारा भारत हो गया, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, सेंट्रल जोन की, तो सेंट्रल जोन यानी कि CST। तो अगर आपसे बात करी जाए कि मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे कहाँ पर है आपका? मुंबई CST। ठीक है, तो आप यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा कि ये जितने भी आ रहे हैं ये आपके मध्य हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब सेंटर जो है वो ईस्टर्न की साइड गया, ठीक है, तो आपका क्या हो गया? ठीक है, तो ईस्टर्न की साइड गया तो ये हो गया आपका पूर्व मध्य रेलवे।
तो पूर्व मध्य रेलवे आपका हाजीपुर, हाजीपुर कहाँ पर है आपका पटना के पास, ठीक है। अब पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे हो गया आपका जबलपुर, जबलपुर कहाँ पर हो गया मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपका उत्तर मध्य रेलवे हो गया इलाहाबाद, ठीक है। और दक्षिण मध्य रेलवे हो गया आपका सिकंदराबाद, ठीक है। तो ये आपको मध्य समझ में आ गया होगा, पूर्व मध्य, फिर आपका पश्चिम मध्य, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे ये बिलासपुर कैसे आ रहा है। तो बिलासपुर है आपका, देखिए ये दक्षिण में भी जा रहा है और ये पूर्व भी है और ये यहाँ से सेंट्रल भी है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो ये सारे आपके हेडक्वार्टर्स हैं, वो हो गया आपका बिलासपुर, ठीक है। उसके बाद मेट्रो की बात करेंगे तो कोलकाता में है, और ठीक है। और अगर आप सीधे सीधे देखिए साउथ यानी कि दक्षिणी तो आपका चेन्नई, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी दिल्ली, पश्चिमी मुंबई। तो पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। केंद्र का CST मुंबई, ठीक है। बाकी आपने ये देख लिए केंद्र पूर्व, ठीक है, केंद्र पश्चिम, केंद्र उत्तर, केंद्र दक्षिण, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं ये कौन से हो गए आपके, ठीक है। तो अब चलिए देखिए डायरेक्शंस की अगर आप बात करेंगे तो ये हमारे कौन से डायरेक्शन होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसा कि यहाँ पर है। तो ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। तो अगर आप दक्षिण पर पूर्व की बात करेंगे तो आपका कौन सा हो गया हेडक्वार्टर, कोलकाता। अगर आप उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो ये हो गया आपका गोरखपुर, ठीक है। अब आप नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो ये हो गया आपका जयपुर, ठीक है। और साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो ये हो गया आपका हुबली। हुबली कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में, ठीक है। तो ये हो गए। अब ये देखिए यहाँ पर जो आपको अलग से दिख रहा है मालीगांव, ठीक है। तो मालीगांव क्या है आपका, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ठीक है। तो ये है आपका मालीगांव, और ये मालीगांव आपका है कहाँ पे, गुवाहाटी असम। तो हो सकता है कि आपको हेडक्वार्टर में मालीगांव ना दे, गुवाहाटी असम दे दे, तो आप समझ जाइएगा कि वो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर है। अब इस मैप से आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी आप ये चीज़ मैप में भी देख सकते हैं। देखिए जो हमने अभी देखा है, ठीक है, ये देखिए अभी हमने देखा था पूर्वोत्तर का, ठीक है। तो ये देखिए गुवाहाटी असम हो गया। बाकी हमने यहाँ पर देखिए अभी देखे थे हमने साउथ का आपका चेन्नई हो गया था। उसके बाद आपका SCR ये आपका सिकंदराबाद हो गया, जो हमने सेंट्रल रेलवे का देखा, सेंट्रल रेलवे साउथ, ठीक है। अब सेंट्रल रेलवे ईस्ट, सेंट्रल रेलवे नॉर्थ, सेंट्रल रेलवे वेस्ट, ठीक है। तो उस तरीके से ही आप उस चार्ट से कर सकते हैं, या फिर आप मैप से करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। शेख उल आलम हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, श्रीनगर में है, ठीक है। श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा पंजाब में हो गया। चंडीगढ़ में ये चंडीगढ़ हवाई अड्डा हो गया। फिर ये आपका न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी हो गया। उसके बाद जयपुर में, जयपुर राजस्थान में आपका राजस्थान हवाई, जयपुर राजस्थान हो गया, ठीक है। चौधरी चरण सिंह आपका उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, लखनऊ में हो गया, ठीक है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपका वाराणसी में है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण आपका हो गया बिहार, बिहार कहाँ, पटना में, ठीक है। उसके बाद लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई, ये आपका असम हवाई अड्डा जो है उसका नाम है। फिर बॉग डोगरा आप देख सकते हैं, बैग ये वेस्ट बंगाल में है, सिलीगुड़ी, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल, ठीक है, वो सिलीगुड़ी में था बॉग डोगरा, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये यहाँ कोलकाता में हो गया, ठीक है। फिर आपका स्वामी विवेकानंद कहाँ पर हो गया, छत्तीसगढ़, रायपुर। फिर बीजू पटनायक हो गया उड़ीसा।
फिर विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी एयरपोर्ट तेलंगाना, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र, ठीक है। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये हो गया आपका नागपुर, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम से ही समझ में आ जाएगा अपना, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में भी कहाँ पर? अहमदाबाद, ठीक है। फिर आपका आगे देवी अहिल्याबाई होलकर, कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर दैबोलिम, ये आपका है गोवा, ठीक है। फिर केम्पेगौड़ा आ गया आपका, केम्पेगौड़ा कहाँ पर आ गया? कर्नाटक, बेंगलोर को, ठीक है। फिर आपका कन्नूर, ये आपका कालीकट, कोचीन, ये आपका हो गया केरला, त्रिवेंद्रम, ठीक है। ये आपका मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, ये हो गया आपका चेन्नई, ठीक। ये आपके तमिलनाडु में। और जो आपका चेन्नई एयरपोर्ट है इसको हम बोलते हैं मीनाम्बकम, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। चलिए, तो अब प्रमुख बंदरगाहों की अगर आप बात करेंगे तो भारत पर जो बड़े बंदरगाह हैं वो है 13 और छोटे जो बंदरगाह हैं वो है करीब 200, ठीक है। तो अब अगर हम बड़े बंदरगाह की बात करेंगे, जो मेन आपके पोर्ट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। इनमें से भी आपका जो रेड कलर से दिख रहे हैं वो आपके इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं, ठीक है। चलिए, तो अब एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पुराने पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो है हमारा चेन्नई, ओल्डेस्ट, ठीक है। और ये कृत्रिम पोर्ट है। अच्छा, कृत्रिम की बात क्या होती है? कृत्रिम यानी कि जो बनाया गया हो, ठीक है, नेचर से नहीं बनाया, ठीक है। अब दूसरा हम बात कर लेंगे यहाँ पर तूतीकोरिन की, ठीक है। तूतीकोरिन में क्या है, यहाँ पर ये मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर तट छिछला है, तो जहाज़ों को 5 किलोमीटर पहले ही खड़ा कर दिया जाता है, और छिछला होने की वजह से पानी का जो लेवल है वो कम होने की वजह से यहाँ पर मछलियाँ आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर लेंगे एन्नोर की, कामराजर पोर्ट, ठीक है। तो चेन्नई पर यहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा दबाव हो गया था क्योंकि ज़्यादातर पोर्ट जो भी शिप्स होते थे वो यहीं आकर रुकते थे। इस पर प्रेशर को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह बनाया गया था, और जो एन्नोर है ये है फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेंगे विशाखापट्टनम की, आंध्र प्रदेश का। ये भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज, उसके कारण जो है पोर्ट्स यहाँ पर जो जहाज़ आते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पारादीप की बात कर लेंगे। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, कहाँ पर? जापान में, ठीक है। वो आपको कंट्रीज से समझ में, यहाँ से जो पूर्वी कंट्रीज़ हैं यहाँ से उनको निर्यात किया जाएगा, यहाँ से जो ईस्ट साइड के देश हैं उनको निर्यात किया जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया हल्दिया, ये आप इसको कोलकाता हल्दिया भी बोलते हैं, और ये हुगली नदी के मुहाने पर है, ठीक है। मुहाने यानी कि मुंह, ठीक है। तो ये थे आपके पूर्वी तट के बंदरगाह। अब हम बात करते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह की। तो कांडला गुजरात में हो गया, ठीक है। यहाँ से मेनली क्या आयात होता है? आपका पेट्रोलियम, ठीक है, उर्वरक, ये सब आयात किए जाते हैं। उसके बाद मुंबई हो गया। तो मुंबई की क्या, मुंबई में क्या होता है आपका? मुंबई जो है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयात निर्यात यहीं से होता है। फिर आपका नावा शेवा आ गया। ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है इसको हम नावा शेवा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा ये कृत्रिम एयरपोर्ट है, सॉरी कृत्रिम पोर्ट, एयरपोर्ट नहीं, सॉरी, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक जो है वो मुंबई है, और सबसे बड़ा जो कृत्रिम है वो नावा शेवा है, ठीक है।
उसके बाद आपका मरमा गोवा आ गया, ये आपका गोवा में हो गया। ये ज्वारी नदी के उस पर नदमुख पर है, यानी कि ज्वारी नदी के मुहाने पर है। यहाँ से भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। किसको किया जाता है? ईरान को। ठीक है, अभी हमने यहाँ से देखा था लौह अयस्क का निर्यात पारादीप से जापान के लिए, और यहाँ से मारमा गोवा से ईरान के लिए। ठीक है, फिर ये आपका कोचीन, यहाँ अलापुजा, यहाँ से आपके जो भी वेस्टर्न जो अफ्रीकन और अरब कंट्रीज़ हैं उनको निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बंदरगाह थे। चलिए, तो आप कुछ इम्पोर्टेंट जनजातियाँ देख लेते हैं। सिक्किम में है लेपचा, बिहार में है बैगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में भील, मिहाल, बिलहोर, गड्डावा, ठीक है, उड़ीसा में भी आपकी बैगा, ठीक, पंजाब में गद्दी, अरुणाचल प्रदेश में आपकी अबोर, ये पूछी जाती है, मिसमी, सांगपो, सेडुकपेन, ठीक है। अंडमान निकोबार की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओंगी, आरबा, उत्तरी सेंटिनली, अंडमानी, निकोबारी और शोम्पेन। ये शोम्पेन, ओंगी, आरबा और उत्तरी सेंटिनली कई बार पूछी गई हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तमिलनाडु की टोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कर्नाटक की गोडालू, भील, गोंड, टोडा, ये सारी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की गुज्जर, भरवरवाल, ठीक है, गुजरात की आपकी कोलघा, उत्तर प्रदेश की सारी, बुक्सा, थारू, खरवार, थारू, राजी, जौनसारी, उत्तरांचल की भोटिया, जौनसारी, ठीक है, त्रिपुरा की लुशाई, छत्तीसगढ़ में कोरकू, भील, बेंगा, गोंड, ठीक है। इनको बाकी आप एक बार पॉज करके सारी देख लें, बट ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी बाकी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश की गद्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर की अंगामी, मीज़ो, मेघालय की खासी, जयंतिया, गारो, असम में बोडो, डिम्सा गारो, खासी, कुकी, मिज़ो, मिकिर, नगा, अबोर, डाफला, अंगामी, ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड में संथाल, ठीक है, खरिया, खोड, मुंडा, कोरवा, आंध्र प्रदेश में चेंचू बहुत पूछी जाती है, राजस्थान की मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, ये सब आपकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी भी जो आपकी यहाँ पर जातियाँ हैं उनको आप एक बार देख लें वीडियो को पॉज करके, और इस वीडियो को कई बार आप रिवाइज करके देखेंगे तो उससे आपका रिवीजन से आप बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।